नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए पैडागोजी का पार्ट थर्ड जो है 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं। और इसके पहले हम इसके 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उन वीडियो के लिंक भी दे सकते हैं, और जिन पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और आपके कमेंट्स जो आपने किए थे कि सर इसका अगला पार्ट भी जल्दी लेकर आना, तो आप सबके कमेंट्स के कारण ही हम इसका थर्ड पार्ट जो है लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज के इस पैडागोजी में हमारे शामिल हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके लिए सीधा इसका सरल सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, द करिकुलम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द करिकुलम पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं फ्रैंकलिन बॉबिट। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा फ्रैंकलिन बॉबिट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बीजकोष की निरंतरता का नियम किसके प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ बीजकोष की निरंतरता के प्रतिपादक जो हैं ये हैं बीजमैन। तो ऑप्शन ए जो रहेगा, इनका पूरा यहाँ बीजमैन लिखा है, तो बीजमैन जो है ये इसके प्रतिपादक हैं। चलिए आगे देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो होती है ऑप्शन बी किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था जो होती है इसे तनाव और क्रोध की अवस्था भी माना गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। तो सबसे जटिल अवस्था जो रहेगी इसमें ये मानी जाती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें संबंधित, पाठ्यचर्या ऐच्छिक अधिगम प्रतिफलों की संरचित श्रृंखला है और यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन जो रहेगा ये है ऑप्शन ए जॉनसन का ये कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया के जो मुख्य घटक होते हैं छात्र, शिक्षक और पाठ्यचर्या, ये तीनों ही शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है ये सभी, तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो ये अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी देखा था, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर जो रहेगा किशोर अवस्था जो होती है वो अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था कहलाती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बालक का विकास का परिणाम है। तो बालक का विकास का परिणाम जो होता है, तो यहाँ पर बालक का विकास परिणाम है तो वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहा है सिद्धांत जो नहीं है विकास का वो हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला है, पाठ्यचर्या विकास की प्रकृति होती है। तो पाठ्यचर्या विकास की प्रकृति, निरंतरता, चक्री, भविष्य उन्मुख, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है ऑप्शन बी बाल्यावस्था में होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडर गार्डन विधि, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरण में संपन्न होता है। तो पियाजे का बौद्धिक विकास जो होता है वो संपन्न होता है 4 चरण में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, औपचारिक संक्रिया का स्तर किस अवधि में घटित होता है।
तो यहाँ पर रहेगा औपचारिक संक्रिया का स्तर जो होता है वो 11 वर्ष से आगे की अवधि में घटित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं? तो पाठ्य योजना के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे है प्रश्न हमारा, पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा है? तो इस अवस्था को कहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अधिगम और अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है ऑप्शन बी गेट्स ने दी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मानसिक अस्वस्थता का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर मानसिक अस्वस्थता का कारण पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक विपन्नता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? तो ये माना है ऑप्शन डी वैलेंटाइन ने। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, सूझ के द्वारा सीखने का प्रतिपादन किसने दिया है? तो ये दिया है सूझ के द्वारा सीखने का प्रतिपादन कोहलर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यचर्या विद्यालय के उन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करती है जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किए जाते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है ऑप्शन बी मुंद्रो की। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं और ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा सी संज्ञानात्मक विकास। पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की क्या है? तो पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की यहाँ पर क्या रहेगी? तो यहाँ पर रहेगी आत्मा। ऑप्शन ए जो रहेगा पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो किससे नहीं मिलती है? तो ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता, इससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। चलिए फिर अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है? तो कोहलर ने वन मानुष पर प्रयोग किया, चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। तो इस रूप में भी ये प्रश्न विकल्प हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु जो उत्तम स्थान होता है वो होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी उसे पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे यहाँ पर सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ में परस्पर क्रिया से। तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक संस्था परंपराओं के हस्तांतरण में योगदान करती है वो होता है परिवार। तो परिवार ही वो संस्था ऐसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है ऑप्शन बी स्किनर ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होना चाहिए। तो किस प्रकार की होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अग्र सक्रिय भूमिका उनकी होना चाहिए। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे है, बाल्य अवस्था होती है। तो बाल्य अवस्था जो होती है वो ऑप्शन बी 12 वर्ष तक की आयु बाल्य अवस्था की मानी जाती है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम जो होता है वो आरंभ होता है
यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, संपर्क से। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो सामाजिक अधिगम आरंभ होता है ऑप्शन सी, संपर्क से। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, विकास के मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ऑप्शन ए, एरिक्सन ने। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता और के शारीरिक और मानसिक गुणों का स्थान संतानों में हस्तांतरण है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन जो रहेगा यह है जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा, ए और बी दोनों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पर जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है वो देखना है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंध में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया? तो पावलोव ने प्रयोग किया है ऑप्शन ए, कुत्ते के ऊपर। पाठ्यचर्या के मूल तत्व हैं, और पाठ्यचर्या के मूल तत्व कौन से होते हैं? तो पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, उद्देश्य, ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, तो ये योगफल होता है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका चयन करना है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन बी, रास ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण से संबंधित है और मानव संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है या किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो और क्रो ने। चलिए अगला है, आनुवंशिकता को निम्न आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसे आनुवंशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, तो मानसिक स्वास्थ्य को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो पाठ्यक्रम में विविधता के द्वारा, विद्यालय में प्रजातांत्रिक वातावरण द्वारा, पारिवारिक समानता प्रेम द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का है? तो यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति का कौन सा गुण रहेगा? तो ऑप्शन डी जो रहेगा उपरोक्त सभी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोरंजन के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करने की विधि कहलाती है, तो ये विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि कहलाती है ऑप्शन ए, मनोरंजन विधि ये कहलाती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो सतत विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह है स्किनर के अनुसार, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की जो अवधि होती है वो मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? तो वृद्धि और विकास जो हैं ये पूरक और अंतर संबंधित, मतलब ए और सी दोनों, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, तो ये है वुडवर्थ के अनुसार, ऑप्शन ए। चलिए, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, तो विद्यार्थी का विकास किस बात पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है वंशानुक्रम और वातावरण पर, ऑप्शन सी। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो विकास में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? तो विकास में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं ये रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं, ऑप्शन ए। हर्लॉक के अनुसार शैशव अवस्था है,
तो हर्लाक ने शैशव अवस्था की समयावधि कौन सी मानी है? तो हर्लाक ने शैशवावस्था की अवधि मानी है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा। अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो सक्रिय सदस्य जो हैं ये बच्चे हो जाते हैं किशोर अवस्था में। ऑप्शन सी। विकास के क्षेत्र हैं, तो विकास के क्षेत्र कौन से होते हैं? तो विकास के क्षेत्र होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो विकास की प्रक्रिया में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। ऑप्शन बी है प्रगतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास प्रभावित होता है, तो विकास किन चीज़ों से प्रभावित होता है? ग्रंथि स्त्राव से, आनुवंशिकता से, आहार व पोषण से और इन सभी से। तो ऑप्शन डी रहेगा इन सभी से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का थर्ड पार्ट। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।